रहे हैं, लेकिन यही नेताजी चुनाव जीतने के बाद अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं और भोली भाली जनता इनकी बातों में आकर के इनको वोट दे देते हैं पैसे के लालच में। साथ ही मुंह तक नहीं दिखाते हैं, सेवा तो दूर की बात है, हाल चाल भी पूछने नहीं जाते हैं। यही नहीं, अगर कोई गरीब व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर नेताजी के पास जाते हैं तो नेताजी सुनने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन अभी इलेक्शन में वोट मांगने के लिए पैर पकड़ रहे हैं और लोगों का हाल चाल पूछ रहे हैं। यही नहीं, नाश्ता चाय पानी जबरदस्ती कराते हैं। जब रास्ते में जहां भी भेंट मुलाकात होती है तो फिर ऐसे मिल रहे हैं जैसे बरसों का बिछड़ा हुआ यार हो और सबसे करीबियों में से एक सबसे करीबी यही हो। दोस्तों, बिहार के नवादा जिले में बीते दिन जंगली हाथियों के झुंड ने प्रवेश किया था, जिसके बाद इसे लगातार वन विभाग की टीम इलाके के लोगों को अलर्ट रहने को कह रही थी। जब वन विभाग के अधिकारी ने कहा था कि लोग खेतों के आसपास टायर जलाकर रखें जिससे हाथी दूर भागेंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और शनिवार की अहले सुबह रजौली के चित्रकोली गांव में हाथियों का झुंड घुस गया। जहां हाथियों का झुंड भूखा था और गुस्से और खाने की तलाश में उन्होंने कई घरों में तोड़फोड़ की। 9 की संख्या में गांव में घुसे हाथियों ने वन विभाग के हर दावे को फेल करते हुए घर क्षतिग्रस्त कर दिया। अब तक विभाग के द्वारा हाथियों पर काबू नहीं पाया जा रहा है, जिससे इलाके के लोगों में दहशत व्याप्त है। इसके पहले शुक्रवार को भी हाथियों के झुंड ने गांव से सटे जंगल में उत्पात मचाया था। आपको बता दूं कि हाथियों के झुंड द्वारा तोड़फोड़ किए जाने के बाद से ग्रामीण खासा दहशत में है। इस डर से आसपास के कई गांव के लोग रात जग्गा करने को मजबूर हैं, यानी कि रात में जगने को मजबूर हैं। इसको लेकर अब तक वन विभाग की तरफ से अस्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका है। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय जिले की किसान अमित कुमार ने सेब की खेती शुरू की है। जहां उन्होंने 1 साल पहले अपने खेत में सेब के पौधे लगाए थे, जो बेगूसराय जिले के लिए एक नई फसल थी। जहां अमित कुमार ने 4 कट्ठा जमीन पर टेस्ट के तौर पर 86 पौधे लगाए हैं। अमित का कहना है कि यह पौधा 1 साल बाद फल देने लगेंगे। उन्होंने अपने खेत पर हरिमन 99 किस्म के पौधे लगाए हैं। जहां उनका कहना है कि यह खेती अगर सफल रही तो वे 1 एकड़ में सेब की खेती करेंगे। जहां अमित के अनुसार 1 एकड़ में सेब की खेती करके 8 से 10 लाख रुपए की कमाई की जा सकती है। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के सीतामढ़ी जिले से सामने आ रही है, जब पुलिस और पब्लिक में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है। एक दारोगा और एक महिला सिपाही बुरी तरीके से जख्मी हो गई है। जब पुलिस ने अपने बचाव में 2 राउंड हवाई फायरिंग भी की है। यह घटना सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना इलाके की है। यहां रायपुर में पुलिस और पब्लिक में जबरदस्त मारपीट हुई है। जब पुलिस के ऊपर पथराव किया गया है। जहां हमले में एक दारोगा और एक महिला सिपाही चोटिल हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों को गंभीर चोटें आई है। जख्मी हालात में साथ ही पुलिसकर्मियों ने दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। यह भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने 2 राउंड फायरिंग की। घटना के बाद इलाके में काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। यह घटना की सूचना मिलते ही फौरन मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों ने अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया, जब दूसरे थाने से भी पुलिस टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया है। दोस्तों, जब भी लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं तो फिर वे सोचते हैं कि वे अपने साथ कैसा भी सामान ले जा सकते हैं। लोग अपने साथ काफी सामान ले जाते हैं, जिसमें घर के सामान से लेकर कई अन्य सामान भी शामिल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना उनके लिए दिक्कत का कारण बन सकता है, क्योंकि रेलवे के नियमों के अनुसार कुछ सामान को ट्रेन में अपने साथ नहीं ले जाया जा सकता है। इसके साथ ही ट्रेन में भी फ्लाइट की तरह वजन को लेकर पाबंदी है, यानी कि आप एक सीमित मात्रा के वजन का ज्यादा सामान ट्रेन नहीं ले जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अब रेल यात्री अपने साथ क्या क्या ले जा सकते हैं और उनका भार कितना चाहिए, वरना उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेन में आप क्या क्या सामान नहीं ले जा सकते हैं। तो अगर ट्रेन में नहीं ले जाने वाले सामान की बात करें तो इसकी लिस्ट काफी लंबी है। एक तो ट्रेन में एक्सप्लोसिव खतरनाक सामान, ज्वलनशील पदार्थ, खाली गैस सिलेंडर, एसिड गैस जैसे सामान नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने साथ स्कूटर, साइकिल, बाइक भी नहीं ले जा सकते हैं। जो लोग अपने साथ अपने पालतू जानवर ले जाना चाहते हैं तो फिर वे अपने साथ सीट में नहीं ले जा सकते हैं। इसके लिए उनकी अलग टिकट कटती है और उन्हें ब्रेक वेन में ले जाया जाता है। साथ ही अपने साथ व्यापारिक वस्तु ले जाने की भी मनाही है। अब बात करते हैं कि आप ट्रेन में क्या क्या सामान ले जा सकते हैं। तो आप ट्रेन में यात्रा करते वक्त अपने साथ ट्रंक, सूटकेस, बॉक्स ले जा सकते हैं। अगर पालतू जानवर ले जाना चाहते हैं तो फिर इसका अलग प्रोसेस है और इसी फर्स्ट क्लास के टिकट वालों के लिए भी अलग नियम है। इसमें आप अपने साथ घोड़े, बकरी आदि कुछ भी ले जा सकते हैं।
हैं। जहाँ वैसे तो ट्रेन में गैस सिलेंडर की मनाही होती है, लेकिन मेडिकल स्थिति में यात्री अपने साथ मेडिकल सिलेंडर ले जा सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तो रेलवे की ओर से कई सुविधाएं भी दी जाती है। अब बात करते हैं कि क्या आप दूसरे की टिकट पर यात्रा कर सकते हैं। ये तो आप जानते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति की टिकट पर यात्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन परिवार को लेकर अलग नियम है और परिवार के किसी भी शख्स की टिकट पर यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जिस शख्स की टिकट पर यात्रा कर रहे हैं उसके साथ आपका खून का रिश्ता होना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या फिर बच्चों के नाम से टिकट है तो फिर आप उनकी टिकट पर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग से टिकट इश्यू होती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि त्योहार के दिनों में यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। अधिकांश ट्रेनें बिहार के अलग अलग शहरों के लिए चलेगी, जिससे दशहरा, दीपावली और छठ पूजा में घर जाने वाले यात्रियों की परेशानी दूर होगी। इसके साथ ही नवरात्र में वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए कटरा के लिए भी विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। जब बिहार से दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। जहाँ अब आपको बिहार लौटना या फिर दिल्ली जाने के लिए ट्रेनों के टिकट के लंबा इंतजार नहीं करना होगा। जहाँ रेलवे ने दिल्ली से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बरौनी, सहरसा, जयनगर जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष राहत का ऐलान किया है। दोस्तों आज के बाद बिहार में मौसम में बदलाव दिखेगा। जी मौसम विभाग के अनुसार 17 अक्टूबर यानी कि आज से मौसम में बदलाव नजर आएगा और हल्की वर्षा भी होगी। इसके साथ बिहार में ठंड दस्तक देगी। मौसम विज्ञान विभाग ने 17 और 18 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बिहार में हल्की बारिश के साथ ही बिजली चमकने, मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है। जहाँ मौसम में शुष्की होने से तापमान बढ़ेगा और शनिवार से बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश की पूरी संभावना है। जहाँ मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 48 घंटों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसको लेकर बिहार में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से बारिश की संभावना है। इसको लेकर बिहार के सभी 38 जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। इस बारिश के बाद अनुमान है कि मौसम में थोड़ी ठंड आएगी, जो सुबह शाम गुलाबी ठंड की तरफ ले जाएगा। शुक्रवार को बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, पश्चिमी चंपारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जहां 24 घंटे में बिहार में मौसम पूरी तरीके से शुष्क बना हुआ है। इस कारण से गर्मी से परेशानी बढ़ गई है। जहां उमस भरी गर्मी के कारण समस्या आ रही है। दिन से लेकर रात तक राहत नहीं मिल पा रही है। तेज धूप के कारण गर्मी और प्रभावी हो रही है। दोस्तों बिहार की बेटियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जल्द ही उनके खाते में 25,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की बड़ी रकम आ सकती है। दरअसल बिहार सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए प्रोत्साहन राशि बांटेगी। इस योजना में अविवाहित इंटर पास छात्राएं और ग्रेजुएट छात्राएं दोनों ही शामिल है। इंटर पास अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपए और ग्रेजुएशन करने पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार की इस योजना में डीपीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का फायदा बिहार की बेटियों को उठाने के लिए चाहिए कि वे तय समय पर इस धन के लिए आवेदन करें। आवेदन करने के लिए www.edubbt.bih.nic.in पर जाएं और यहीं से आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों भागलपुर की पीरपैंती के भाजपा विधायक ललन पासवान चर्चा में आने के चक्कर में लगातार अपने प्राय शुभ चिंतकों के बीच हास्य के पात्र बन रहे हैं। जहां सबसे मजेदार बात यह है कि ऐसी चर्चा का वायरल वीडियो उनके राजनीतिक दुश्मन नहीं, खुद विधायक अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट करके हास्य परिहास के दायरे में आ जा रहे हैं। ताजा वायरल वीडियो में विधायक जी दुर्गा पूजा के मेले में एक महिला की दुकान में चना मुड़ी बोले तो भूजा बेचते देखे जा रहे हैं। आपको बता दूं कि यह ताजा वीडियो विधायक जी ने खुद अपने फेसबुक पेज पर चर्चा किया है। विधायक जी इस कार्य में बुरी दुकानदार यानी कि भाजपा नेत्री का हौसला अफजाई करने की बात कर रहे हैं। जब सोशल मीडिया में वायरल हो रहे ऐसे वीडियो में नेताजी की खूब खिल्ली उड़ रही है। दोस्तों एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के विजयदशमी रैली में दिए गए भाषण पर हमला बोलते हुए दावा किया है कि झूठ और आधे सच से भरा है। जहां ओवैसी ने शुक्रवार रात को कई ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने मोहन भागवत की जनसंख्या नीति, धारा 370 को निरस्त करने और अन्य की टिप्पणियों पर आलोचना की है। जहां ओवैसी ने कहा है कि हमेशा की तरह आरएसएस चीफ मोहन भागवत का आज का भाषण झूठ और अर्धसत्य के से भरा था। उन्होंने जनसंख्या नीति का आह्वान किया और झूठ बोला कि मुस्लिम
मुस्लिम और ईसाई आबादी में वृद्धि हुई है। मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे तेज गिरावट आई है। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस नहीं है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बाल विवाह और गर्भपात के सामाजिक बुराइयों के बारे में चिंता करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि शादीशुदा बच्चों में 84% हिंदू है। दावा किया गया है कि 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम महिलाएं पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुष महिलाओं के लिए 936 से बढ़कर 951 महिलाओं तक पहुंच गया है, लेकिन हिंदू अनुपात 931 से बढ़कर 939 ही हुआ। एक अन्य ट्वीट में ओवैसी ने कहा है कि तथ्य मुक्त मोहन भागवत भारत की बढ़ती आबादी और उम्र बढ़ने में मदद करने के लिए युवा आबादी की जरूरत के बारे में चिंतित है। उन्हें मोदी को इस बारे में बताना चाहिए। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि किसी भी व्यक्ति ने भारत के डेमोग्राफिक के डिविडेंड को नष्ट नहीं किया है जैसा उन्होंने किया है। भारत में अधिकांश युवा है, उनके पास शिक्षा, सरकारी सहायता और नौकरियों की कमी है। उस देश का भविष्य क्या है जिसके प्रधानमंत्री पकोड़े स्टॉल से ज्यादा कुछ वादा नहीं कर सकते। ओवैसी ने आगे कहा है कि मोहन भागवत ने तालिबान को आतंकी बताया है। यह सीधे पीएम मोदी पर हमला है, जिनकी सरकार ने हमारे दूतावास में उनको मेजबानी की है। अगर वे दहशतगर्द हैं तो क्या सरकार उन्हें यूपीए के तहत सूचीबद्ध करेगी? दोस्तों, दशहरा यानी कि विजयदशमी के पर्व पर रावण वध का आयोजन देश के कई राज्यों में किया जाता है, लेकिन बिहार का एक ऐसा गांव है जहां लंकापति का वध नहीं बल्कि उनकी पूजा की जाती है। यानी कि रावण को जलाया नहीं जाता है बल्कि रावण की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ दशासन का मंदिर भी बना हुआ है, रावण का मंदिर भी बना हुआ है। लोगों की आस्था है कि रावण उनकी हर एक मनोकामना को पूरी करता है। यहाँ बिहार के किशनगंज में रावण का मंदिर स्थित है। यहाँ के कोचाधामन प्रखंड में स्थित रहमतपारा के काशीबाड़ी गाँव में लंकापति यानी कि रावण की पूजा की जाती है। यहाँ पर ग्रामीण रावण की मूर्ति की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। दूर दराज गांव के लोग भी यहाँ पर आकर के रावण से मन्नतें मांगते हैं। जी दशहरे पर यहाँ रावण वध का आयोजन कभी भी नहीं हुआ और न ही यहाँ के लोग रावण वध का आयोजन कहीं और देखने जाते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ सावन के समय विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही सावन के प्रत्येक सोमवार को भी रावण की पूजा के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इसके पीछे की वजह रावण का परम शिव भक्त होना है। यहाँ इस मंदिर में विधि विधान के साथ रावण की सुबह शाम पूजा की जाती है। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि में रावण के वार्षिकोत्सव में विशेष पूजा अर्चना आयोजित की जाती है और गांव में मेला भी लगता है। मंदिर में रावण की पत्थर की मूर्ति स्थापित है। ग्रामीणों द्वारा पूरे विधि विधान से जहां अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है, वहीं पर रावण की भी पूजा और आरती सुबह शाम होती है। स्थापित मूर्ति में रावण के 10 सिर और हाथ में शिवलिंग है। दोस्तों, बेगूसराय में बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ चुके युवा ब्रिगेड कन्हैया कुमार बिहार उपचुनाव में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे। यह शेड्यूल तय हो गया है, तारीख निर्धारित हो गई है। कन्हैया कुमार का बिहार में इलेक्शन कैंपेन 22 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। उनके इस कैंपेन में गुजरात के चर्चित युवा नेता हार्दिक पटेल साथ देंगे। हार्दिक पटेल भी बिहार आ रहे हैं। जब बिहार के सियासी गलियारों में कन्हैया कुमार के आने का इंतजार है। उनके नए अंदाज को लोग देखना चाह रहे हैं। जहां कांग्रेस के समर्थक भी देखना चाह रहे हैं और वाम दल के लोग भी देखना चाह रहे हैं और आरजेडी के लोग भी देखना चाह रहे हैं कि कन्हैया कुमार का उपचुनाव में विरोधियों के खिलाफ क्या रुख रहता है। वे आरजेडी उम्मीदवार को निशाना बनाते हैं या फिर उनके टारगेट पर एनडीए के कैंडिडेट्स रहते हैं या फिर सिंपल में वे केवल कांग्रेसी उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हैं। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना महानगर को दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी चल रही है। जहां बहुत जल्द पटना महानगर को एनसीआर की तरह बनाया जाएगा। जहां खबर के अनुसार पटना महानगर क्षेत्र के करीब 1167 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के सर्वे और प्लानिंग के लिए एजेंसियों का चयन करने की तैयारी चल रही है। 17 नवंबर 2021 को इसको लेकर निविदा खुलेगी। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर को जिस तरीके से विकसित किया गया है, उसी तरीके से पटना और उसके आसपास के इलाकों को भी विकसित किया जाएगा। इसको लेकर एजेंसियां सर्वे करेगी। सर्वे के दौरान रोजगार, बाजार, व्यवसाय, परिवहन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार के 3 जिलों में 210 करोड़ की लागत से सड़क बनकर तैयार होगा। जब पिछले दिनों बिहार में कई सड़क परियोजनाओं की मंजूरी मिली थी, वहीं अब फिर से बिहार के 3 जिलों में शानदार सड़क बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि बिहार के 3 जिलों में 210 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण की मंजूरी मिल गई है। इसकी जानकारी देते हुए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि सड़क बनाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बिहार के 3 जिलों में सड़क परियोजनाओं की 11 पैकेट की मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत बिहार के औरंगाबाद में 5, गया, बांका में 3 पैकेट शामिल है। यह बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसको लेकर केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए आभार प्रकट किया है।
दोस्तों बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव से पहले तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को बड़ा झटका लगने जा रहा है। आरजेडी के बाहुबली नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के करीबी माने जाने वाले सलीम परवेज की जेडीयू में घर वापसी होने जा रही है। जी हां, शहाबुद्दीन की मौत के बाद पार्टी के नेताओं की कार्यशैली से नाराज होकर राजद से इस्तीफा देने वाले सलीम परवेज वापस जदयू का दामन थाम सकते हैं या थामने जा रहे हैं। यह इसी साल मई महीने में विधान परिषद के पूर्व सभापति सलीम परवेज ने राजद से इस्तीफा दिया था। सलीम परवेज को तेजस्वी यादव ने पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष की भी जिम्मेवारी दी थी, लेकिन पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद उन्होंने पार्टी आलाकमान को त्याग पत्र सौंप दिया था। खबर के मुताबिक सलीम परवेज 17 अक्टूबर यानी कि आज जदयू की सदस्यता लेने जा रहे हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दशहरा के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी, आरएसएस और मोदी को धो डाला। यह सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हिंदुत्व को बाहर वालों से नहीं बल्कि नौ हिंदुत्ववादियों से खतरा है, साथ ही उनसे भी है जिन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा का इस्तेमाल किया है। आगे वे बांटो और राज करो की नीति को अपनाएंगे। सीएम उद्धव ठाकरे के संबोधन में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। यह तंज भरे अंदाज में उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैं कोई फकीर नहीं हूं कि जो झोला उठाकर चल दूंगा। उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में बीजेपी से सवाल किया है कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बीजेपी क्यों दूसरे दलों से नेताओं को लेकर आती है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया है। उन्होंने चुनौती दी है कि अगर आपको मुकाबला करना है तो फिर सीधे तौर पर करो, इसमें ईडी, सीबीआई जैसे संस्थानों को इस्तेमाल मत करो। दोस्तों बिहार में 2 विधानसभा सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर के उपचुनाव के लिए जिस समय राजद और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी, माना जा रहा था कि दोस्ताना लड़ाई होगी। यह भी माना जा रहा है कि अंत में दोनों सुलह कर लेंगे, लेकिन दोनों सीटों के लिए अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि पहले वे राजद से ही 2-2 हाथ करना चाह रही है। इसके बाद कांग्रेस माय समीकरण की वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए जी जान से जुट गए हैं। आरजेडी के आधार वोट माय समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव में हिस्सेदारी बनाने की कांग्रेस की मंशा उसके स्टार प्रचारकों की सूची में जाहिर हुई है। कांग्रेस की ओर से कुल 20 स्टार प्रचारकों की सूची में 6 मुस्लिम चेहरे हैं। तारिक अनवर, डॉक्टर शकील अहमद, डॉक्टर मोहम्मद जावेद, शकील अहमद खान, इमरान प्रतापगढ़ी और डॉक्टर शकील उज-जमा अंसारी है। जो कांग्रेस को 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, यह सिर्फ 5 मुस्लिम चेहरे थे, उनमें गुलाम नबी आजाद भी थे। इस बार 2 सीटों के उपचुनाव में ऐसे 6 स्टार प्रचारक हैं। हालांकि दोनों क्षेत्र में कितने मुस्लिम वोटर हैं इसका ठीक ठाक आंकड़ा किसी के पास नहीं है। किसी भी चुनावी राजनीति की भाषा में उन्हें निर्णायक माना जाता है। जब 2020 के विधानसभा चुनाव तक कुशेश्वर स्थान में मुस्लिम वोटों ने कांग्रेस का साथ दिया था। तारापुर में उनकी पसंद राजद उम्मीदवार बने थे। जब कांग्रेस की सक्रियता से एनडीए और खासकर दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रहे जदयू में उत्साह है। ये उस आकलन के चलते है कि एनडीए के विरोधी वोटर 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। जहां आम चुनाव में दोनों सीटों पर महागठबंधन के एक उम्मीदवार थे, जदयू के साथ उनका कड़ा मुकाबला था। इस बार अगर वोटों का बिखराव होता है तो फिर जदयू को इसका लाभ मिलेगा। किसे कितना लाभ मिलेगा ये चुनाव नतीजे से ही पता चलेगा। जब फिलहाल कांग्रेस की सक्रियता महागठबंधन में बिखराव की ओर इशारा करती है। दोस्तों बिहार में इन दिनों पंचायत चुनाव हो रहा है। यह पंचायत चुनाव में कई घटनाएं सामने आ रही है। ताजा मामला बिहार के वैशाली जिले का है। यहां एक मुखिया पति ने अंचलाधिकारी को जान से मार देने की धमकी दी है। इस घटना को लेकर सीईओ ने संबंधित थाने में मामला दर्ज कराया है, जब पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। मामला वैशाली जिले के महानार का है। यहाँ अंचलाधिकारी मेष प्रसाद सिंह ने हसनपुर उत्तरी पंचायत के मुखिया पति सुदेश सिंह पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। सीईओ ने आरोप लगाया है कि मुखिया ने यह कहते हुए धमकाया है कि अगर मेरी पत्नी पंचायत चुनाव में हारी तो जान से मार दूंगा। सीईओ का आरोप है कि 11 अक्टूबर को वे जिला स्तरीय बैठक में हिस्सा लेकर शाम को लगभग 5 बजे अपने आवास पहुंचे थे। इस दौरान मुखिया पति सुदेश सिंह और एक शख्स उनके आवास में घुस आया और उन्होंने गाली गलौज करते हुए मारपीट की और गले से सोने की चैन भी छीन ली। यहां तक कह डाला कि अगर मेरी पत्नी हार गई चुनाव में तो फिर आपको जान से मार दूंगा। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार झारखंड को बिहार से जोड़ने के लिए सोन नदी पर पुल बनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। जहां साथ ही साथ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने टेंडर भी जारी कर दिया है। खबर के अनुसार बिहार और झारखंड को जोड़ने वाली श्रीनगर पंडुका पुल निर्माण को केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने इस साल के शुरुआत में ही मंजूरी दे दी थी। अब इस पुल के निर्माण को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा टेंडर निकाला गया है।
दोस्तों, जो लोग बिहार में नौकरी करना चाहते हैं उनको बता दें कि बिहार के कई विभागों और संस्थानों में सरकारी नौकरी निकली है। अगर आप यहां नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें तथा अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। बिहार में कहां निकली सरकारी नौकरी, इसके बारे में आपको अभी हम बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के महिला एवं बाल विकास निगम यानी कि WCD में काउंसलर के 213 पदों के लिए भर्ती निकली है। आप अपनी योग्यता के अनुसार 29 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। जहां आवेदन करने के लिए आप वेबसाइट पर जाएं और ये वेबसाइट है www.wdc.bis.nic.in। जहां इस पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरे जॉब के बारे में बात करें तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि BSSC में 100 खान निरीक्षक पदों के लिए भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर के 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। उसके बाद तीसरे नंबर की बात करें तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC के तहत 67 CCE के लिए 575 पदों पर भर्ती निकली है। स्नातक पास उम्मीदवार 5 नवंबर 2021 तक आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, देश भर में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। जहां वही बिहार की राजधानी पटना सहित मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर और गया में आज यानी कि 17 अक्टूबर 2021 को तेल के दामों में फिर से इजाफा देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार आज पटना में पेट्रोल का दाम 108 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 100 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर है। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल के मुताबिक बिहार में आज पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गए हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर में 109 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। यह डीजल की बात करें तो यहाँ पर 101 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल बिक रहा है। वही सीमांचल की बात करें तो सीमांचल के चारों जिलों में यानी कि किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया में पेट्रोल 110 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। यहाँ पर डीजल की बात करें तो यहाँ पर डीजल प्रति लीटर के हिसाब से 102 रुपये 28 पैसे में बिक रहा है। जबकि भागलपुर 109 रुपये 87 पैसे और 101 रुपये 73 पैसे, गया 109 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर और 101 रुपये 55 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के बिहटा में बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। बहुत जल्द इस एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद यहां बोइंग 747 जैसे विमान भी उतर सकेंगे। खबर के अनुसार वर्तमान में बिहटा एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 82,000 फीट है। जहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ने राज्य सरकार को 156 एकड़ जमीन का प्रस्ताव दिया था ताकि रनवे की लंबाई बढ़ाकर 12,000 फीट किया जा सके। इस पर बिहार सरकार ने भी सहमति दे दी है। आपको बता दें कि बिहटा एयरपोर्ट को बड़े स्तर पर विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने स्वीकृति दे दी है, साथ ही साथ जमीन भी उपलब्ध करा दिया है। इससे यह साफ हो गया है कि आने वाले समय में बिहटा एयरपोर्ट से सभी प्रकार के विमानों का संचालन किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट निर्माण के लिए नागरिक उड्डयन विभाग से बिहार सरकार से जितनी भी जमीन की मांग की गई थी उसे पूरा कर दिया गया है। अब बहुत जल्द नागरिक उड्डयन मंत्रालय एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा करेगा। यह बिहार का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां बोइंग 747 जैसे विमान उतर सकेंगे। दोस्तों, बिहार के गया जिला में दशहरा के मेले में जबरदस्त फायरिंग हुई है। जहां दुर्गा की प्रतिमा स्थल के पास गोलीबारी में 4 लोग जख्मी हो गए हैं। जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने पंडाल के पास फायरिंग की है, जिससे भगदड़ मच गई। यह घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जहां घटना गया जिले के डुमरिया प्रखंड की है। दोस्तों, पूर्णिया के धमदाहा प्रखंड के 24 पंचायतों में 20 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनाव का रंग गहरा चुका है। यह 10 हड़े की धूम से निकलने के बाद प्रत्याशियों को अपनी फिक्र लगने लगी है और वे प्रचार के लिए इस अहम समय को जाया नहीं कर देना चाहती है। महाअष्टमी के दिन अधिकांश प्रत्याशियों के लिए पूजा पंडाल परिसर और मंदिर परिसर ही प्रसार के लिहाज से अहम केंद्र रहा। महापर्व दशहरा और चुनावी पर्व के इस संगम का कई लोग आनंद भी उठा रहे थे। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के मेले में कुनबे कुनबे में बटे लोगों के लिए पर्दे के पीछे से प्रत्याशियों के सौजन्य से जलेबियां, रसगुल्ला सहित अन्य मिठाइयां भी पहुंच रही थी। इसी तरीके से पान सिगरेट पीने वालों के लिए भी अलग अलग इंतजाम था। मेला और मंदिर परिसर में जुटी भीड़ की अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार खिदमत में कोई भी प्रत्याशी कोर कसर नहीं रखना चाह रहे थे।
दोस्तों बिहार में पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार के नियोजित शिक्षकों की डिग्रियों की जांच की जा रही है। जहां इसमें कई जिलों के शिक्षक रडार पर आ गए हैं। जहां इन फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त करने की तैयारी हो गई है। अब इनकी सेवा समाप्त होने वाली है। यह खबर के अनुसार मध्यप्रदेश जिले में नियोजित 2 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। इन दोनों फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के आदेश दिए गए हैं। जहां विभाग के इस कार्रवाई से बिहार में हरकंप मच गया है। बहुत जल्द इन जिलों के फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। लाख जमाना बदल गया हो लेकिन बिहार की राजनीति नहीं बदली है। दूसरी जाति को वोट और बेटी नहीं देने की परंपरा का बिहार की राजनीतिक पार्टियां पूरा ख्याल रखती है। बिहार के 2 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में भी इसी फॉर्मूले पर उम्मीदवार तय किए गए हैं। कहने के लिए तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा है, लेकिन उम्मीदवार और स्टार प्रचारक तय करने में जातियां जाति को थोड़ा भी नजरअंदाज नहीं करती। कोयरी, कुर्मी या फिर भूमिहार आरजेडी के लिए वोट नहीं करते और यादव जेडीयू को नहीं करते। जेडीयू और आरजेडी दोनों ने स्टार प्रचारक के चयन में भी इस बात का ख्याल रखा है कि किस नेता को कहां भेजना है और वे अपनी जाति का कितना वोट दिला पाएंगे। आरजेडी ने तारापुर का प्रभारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी तो कुशेश्वर स्थान में कृष्णा पटेल को बनाया है। जेडीयू ने तारापुर में अशोक चौधरी तो कुशेश्वर स्थान में संजय झा को प्रभारी बनाया है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर हो रहे उपचुनाव में तारापुर में मेवालाल चौधरी और कुशेश्वर स्थान में शशि भूषण हजारी के निधन के बाद सीटें खाली हुई है। जब मेवालाल चौधरी की जाति कोयरी और शशि भूषण हजारी की दुसाध थी। जदयू ने दोनों जगह जो उम्मीदवार उतारा है वे उन्हीं के जातियों के हैं। तारापुर में स्वर्गीय मेवालाल चौधरी और राजीव कुमार सिंह दोनों की जाति कोयरी है। यहाँ आरजेडी की नजर यादव, मुसलमान और बनिया वोट बैंक पर थी, इसीलिए अरुण शाह को उतार दिया। कुशेश्वर स्थान में तो शशि भूषण हजारी की बेटे अमन हजारी को ही टिकट दे दिया। एलजेपी ने जदयू का खेल बिगाड़ने के लिए यहां से पासवान जाति की अंजू देवी को उतारा है। दोस्तों नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के 18 दिन बाद शुक्रवार को अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। जब नाराज चल रहे सिद्धू ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद इस्तीफा वापस लेने की बात कही है। जब पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने मीडिया से बात करते हुए ये जानकारी दी है। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के अचानक इस्तीफा देने के बाद उनके कांग्रेस छोड़ने की भी कयास लगाए जाने लगे थे, लेकिन दशहरा के दिन सिद्धू ने इस्तीफा वापस ले लिया। जब बृहस्पतिवार को संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत से मुलाकात के बाद अपने कदम पीछे हटाने के संकेत दिए थे। दरअसल 28 अक्टूबर को इस्तीफा देने के बाद सिद्धू ने जिस तरीके से तेवर अपनाए उससे केंद्रीय नेतृत्व की फजीहत शुरू हो गई, क्योंकि सिद्धू को अध्यक्ष बनाने का फैसला सीधे केंद्रीय नेतृत्व का था। वहीं जिस दिन कांग्रेस कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी का पार्टी में स्वागत कर रही थी, उसी दिन पहले सिद्धू ने इस्तीफा बम फोड़कर किरकिरी कराई थी। इसी बात से सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी बेहद नाराज थे। दोस्तों विजयदशमी के मौके पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। जहां कोरोना महामारी के कारण सरकार ने यहां आम लोगों को प्रवेश रोक दिया था। लंबे समय बाद बगहा में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी कि वीटीआर में रौनक लौटी है। जहां खुली वादियां और प्रकृति का सौंदर्य देखने की पर्यटकों की हसरत आज पूरी हो गई है। शुक्रवार को विजयदशमी के अवसर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की इको टूरिज्म सेवा को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन 22 अक्टूबर से विशेष पैकेज की शुरुआत होगी। वाल्मीकि नगर आने वाले सैलानियों को अब इको पार्क के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा मिल सकेगा। लॉकडाउन और अन्य कारणों से इको पार्क के उद्घाटन के बाद इसे पर्यटक के लिए बंद कर दिया गया था, जिससे पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। जंगल सफारी के क्रम में पर्यटकों को बाघों का दीदार रोमांच एवं कौतूहल पैदा करता है। इतना ही नहीं, जंगल सफारी के दौरान हिरणों का झुंड, जंगली भैंस, कई प्रकार के सर्प की प्रजातियां, सड़क पर अटखेलियां करते हुए भालू रात्रि के समय पर्यटकों को दिख जाया करती है। वीटीआर के जंगल घूमने के लिए विभाग की ओर से वाहन एवं गाइड उपलब्ध कराए जाते हैं, जो जंगल सफारी के आनंद को दोगुना देते हैं। गंडक नदी के जलाशय में नौका विहार का अलग ही मजा है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।